दरअसल शिवसेना ने जो काम महाराष्ट्र में किया वो शायद किसी भी पार्टी ने उस हद पे जाकर अपने अपने राज्यों में किया होगा। खासकर इसके पूरा का पूरा श्रेय बाला साहब ठाकरे को जाता है। ठाकरे की राजनीति के तमाम विरोधी हो सकते हैं, ठाकरे के तौर तरीकों के तमाम राजनीतिक तौर पर विरोधी हो सकते हैं, लेकिन यह बात भी सच्चाई है कि बाला साहब ठाकरे के लाखों लोग मुरीद थे, फैन थे, शिवसैनिक थे। इसीलिए ठाकरे साहब की राजनीति को आप पसंद करें या ना करें, लेकिन यह बात बिल्कुल कही जा सकती है कि उनके जैसा राष्ट्रभक्त आज के जमाने में जिस तरीके से वो हिंदुस्तान को लेकर सपना देखते थे, हिंदुस्तान को लेकर बातें करते थे, उनके जो सुझाव थे, उनके जो तर्क थे, उसका शायद कोई सानी नहीं था। उनके जैसा राष्ट्रभक्त शायद ही कोई अब बचा हो। बाला साहब ठाकरे की राजनीति को लेकर बहुत से सवाल भी खड़े हुए, उनके राजनीति के तरीके को लेकर सवाल खड़े हुए, लेकिन इन सब के बावजूद भी बाला साहब ठाकरे ने, अगर यह कहा जाए कि अपने दम पर, सिर्फ अपने दम पर एक पार्टी खड़ी की और 40 साल के अंदर उस पार्टी को महाराष्ट्र की सत्ता तक पहुंचाया। बाला साहब ठाकरे एक कार्टूनिस्ट के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर उन्होंने अपना जीवन शुरू किया और धीरे धीरे एक पत्रिका लॉन्च की मार्मिक नाम से। फिर मराठी अस्मिता के नाम पर उन्होंने आंदोलन खड़ा किया 60 के दशक में। विनोद तावड़े साहब इस वक्त मुंबई से मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता हैं तावड़े साहब। तावड़े जी, एक ऐसी क्षति जिसको शायद ही कभी भरा जा सके। बिल्कुल जी, बाला साहब तो हमारे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना युति के परिवार के मुखिया थे और जिस प्रकार आम आदमी के प्रति उनकी संवेदना थी, मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति में हिंदुत्व का प्रयोग सफल करने वाले पहले थे बाला साहब राजनीति। और मैंने महाराष्ट्र में बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते काम करते समय जब भी उनसे मिला हूं, हर भेंट में एक नया हौसला और लड़ने की एक मानसिकता की प्रेरणा बाला साहब हर बार देते रहे। जी शुक्रिया तावड़े साहब हमसे बात करने के लिए। तो एक ऐसी क्षति खासकर शिवसेना और भाजपा के गठबंधन के लिए जिसको भर पाना अब बहुत ही मुश्किल होने वाला है। बाला साहब ठाकरे लीडर थे, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने के अंतिम क्या हुआ अंतिम वक्त में ये बताया था खुद बाहर आके उनका इलाज करने वाले डॉक्टर ने। आइए सुनते हैं वो बयान जब उनके देहांत की औपचारिक तौर पर घोषणा की गई। इट इज विद ग्रीफ एंड सैडनेस दैट वी विश टू इन्फॉर्म यू ऑल that Honorable Shri Bala Saheb Thackeray breath his last at around 3:30 p.m. today. He had gone into cardiorespiratory arrest, which we tried to revive, but we were unable to revive, and we declared him as passed away at around 3:30 p.m. डॉक्टर जलील पार्कर पिछले काफी वक्त से बाला साहब का इलाज कर रहे थे और आज उनके मुताबिक दोपहर करीब 3:30 बजे उनको दिल का दौरा पड़ा और जिसके बाद वो दोबारा सांस नहीं ले पाए। इसके बाद थोड़ी देर बाद शिवसेना की तरफ से अपील की गई तमाम शिवसैनिकों के लिए, मुंबई वासियों के लिए। खुद बाहर आकर संजय राउत जो कि पार्टी के सांसद हैं, बाला साहब के बेहद करीबी माने जाते हैं, क्या कहा, क्या अपील हुई, आइए वो सुनाते हैं आपको। हमने पूरे देश के लिए आह्वान किया है, क्योंकि शिवसेना प्रमुख के चाहने वाले पूरे देश में है, तो पूरे देशवासियों का आह्वान किया हमने कि कृपया शांतता और संयम रखें और अगर आप मुंबई में आना चाहते हैं पूरे देश से, तो आपकी व्यवस्था शिवसेना प्रमुख की अंतिम के लिए हमने। तो बाला साहब ठाकरे के लिए कल दिन भर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा शिवाजी पार्क में, जहां तमाम शिवसैनिक, तमाम उनके समर्थक, तमाम चाहने वाले आकर अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दे सकते हैं। इस वक्त आपको सीधे मातोश्री लिए चलेंगे जहां पर मेरे सहयोगी अजय कुमार मौजूद हैं। अजय, बाला साहब ठाकरे की राजनीति को लेकर तमाम बातें की जा सकती हैं। बहुत से लोग उसको पसंद करते थे, बहुत से लोग नहीं भी पसंद करते थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी हमने बीते 3-4 दिनों में देखा अक्रॉस ऑल पार्टीज, चाहे जहां के लोग हों, सब लोग बाला साहब के लिए लंबी दुआएं कर रहे थे। यही शायद बाला साहब की लोकप्रियता का सबसे बड़ा पैमाना था। सुमित, अगर देखा जाए आज जब 86 साल के बाला साहब ठाकरे इस दुनिया में नहीं हैं,
और उनकी राजनीति का अगर आप आकलन करना शुरू करें तो एक इतना बड़ा कैनवस है कि उस पर चर्चा करना अपने आप में बहुत आसान नहीं है। बाला साहब ठाकरे की शख्सियत के कई आयाम थे और हर आयाम को उनकी राजनीति के अलग अलग चेहरे से देखना जरूरी हो जाता है। बहुत सारे लोग तमाम तरह की विवादास्पद बातें उनके बारे में कह सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र में एक ऐसी राजनीति को जन्म दिया जिसने महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा 1966 से लेकर अब तक बदल कर रख दी हमेशा के लिए। 1966 में दशहरे के दिन उन्होंने शिवसेना का स्थापन किया था और जो रैली उन्होंने की थी उस रैली ने बतला दिया था कि महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता कैसे बहुत बड़ा मायने रखती है और कैसे महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता के दम पर कोई व्यक्ति एक राजनीतिक अभियान को आगे बढ़ा सकता है। ये एक सोच थी जिस सोच को बाला साहब ठाकरे ने आगे बढ़ाया और इस पर उन्हें कोई भी गलत नहीं ठहरा सकता। राजनीति की बिसात पर गोटियां अपने हिसाब से हर राजनीतिक आगे पीछे करता रहता है और इस बिसात पर अगर यूं कहा जाए कि बाला साहब ठाकरे राजनीति की बिसात के या राजनीति के शतरंज के इतने महजे हुए खिलाड़ी थे कि उनसे पार पा पाना किसी के लिए आसान नहीं था। एक ऐसे प्रदेश में जहां पर पिछड़ापन खास करके ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा था, जहां पर मराठी अपने अस्तित्व को लेकर कहीं ना कहीं बहुत चिंतित होते हुए दिख रहे थे, वहां पर मराठी स्वाभिमान को जगाना और उसे एक राजनीतिक शक्ल देना, इसका पूरा श्रेय है अगर आप चाहें तो बाला साहब ठाकरे को दे सकते हैं सुमित। बिल्कुल, और ये वो बाला साहब ठाकरे जिनका खुद का जन्म मध्य प्रदेश के बालाघाट में हुआ, फिर वो धीरे धीरे जाकर पहले पुणे में बसे और फिर मुंबई को उन्होंने अपना ठिकाना बनाया और आज मुंबई के सबसे कद्दावर, सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल नेता शख्सियत के तौर पर बाला साहब की गिनती होती रही। अजय, हम आपके साथ आगे अपडेट्स लेते रहेंगे, फिलहाल शुक्रिया। शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए, लेकिन ऐसे नहीं हारे। पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से आप कह सकते हैं, वो लगातार यमराज को भी मात देते आ रहे थे। आज दोपहर 3:30 बजे उनका निधन हुआ। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और फिर बाला साहब संभल नहीं पाए। यह खबर सुनते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। जिसने सुना सन्न रह गया। उनके चाहने वालों की आंखों में आंसू उमड़ आए। धर्माची व्याख्या बदलली, धर्म कुठे आम्हाला माहीत नाही। श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे ज्या वेळेला देशावरती ज्या वेळेला गंडांतर आलेले आहेत, आक्रमण झालेले आहेत, त्यावेळेला आपला महाराष्ट्र उभा राहिलेला आहे। आता जर हिंदू धर्माच्या विरोधातून उभे राहील तर त्याला त्याचं जळून आम्ही भस्म केल्याशिवाय राहणार नाही। मला एक दिवस या देशाचा पंतप्रधान बनवा, फक्त एक दिवस। एक दिवसात पंजाब आणि काश्मीरचा प्रश्न सोडून दाखवतो, एक दिवसात। हम सत्य के भक्त, सत्यमेव जय। It is with grief and sadness that we wish to inform you all that Honorable Shri Balasaheb Thackeray breath his last at around 3:30 p.m. today. He had gone into cardiorespiratory arrest, which we tried to revive, but we were unable to revive, and we declared him as passed away at around 3:30 p.m. बाला साहब ठाकरे 86 बरस तक जिंदगी का साथ निभाया और जब लगा कि जिंदगी ने ही सांसों के साथ मिलकर जिस्म छोड़ने की साजिश रच ली है तो जिंदगी से मुंह मोड़ लिया और निकल गए अपने अंतिम सफर पर। रिटायरमेंट हमारे घर में नहीं होती, कभी नहीं। टायर होऊंगा, टायर तो होता है मगर रिटायरमेंट नहीं, रिटायर कभी नहीं, पंक्चर भी नहीं होगा। बाल ठाकरे जी के निधन से एक युग का अंत हुआ है। वो जब तक जीवित रहे शेर की तरह जिए और भारतीय राजनीति पर उन्होंने एक बहुत मजबूत पकड़ बनाई। वो धारा के विपरीत भी तैरना जानते थे। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, हमें बहुत तकलीफ है, बहुत अफसोस है और उनके तमाम परिवार के लिए
परिवार के तमाम मेंबर्स के लिए हमारी तमाम तर हमदर्दियां हैं और हम दुआ करते हैं कि खुदा उनको ताकत दे कि वो इस बड़ी मुश्किल से गुजर जाएं और बाला साहब के जाने की तकलीफ कम से कम वो बर्दाश्त करने के काबिल हो। हम सत्य के भक्त हैं, सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय मातरम, वंदे मातरम। सफर ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता जा रहा था, पीछे वो सब कुछ छूटता जा रहा था जिसके बिना अतीत से लेकर वर्तमान तक और आने वाले कल के इतिहास की कोई कहानी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक उसमें बाला साहब ठाकरे की कोई कहानी न जुड़ जाए। खामोशी बाला साहब की शख्सियत के सामने आंख उठाने की जरूरत भी नहीं करती थी, लेकिन अब उनसे जुड़ी हर बात खामोश है। मुंबई की गलियां खामोश हैं, खुद बाला साहब खामोश हैं, मातोश्री खामोश है, शिवसेना का दफ्तर खामोश है। हमने पूरे देश के लिए आह्वान किया है, क्योंकि शिवसेना प्रमुख के चाहने वाले पूरे देश में है, तो पूरे देशवासियों का आह्वान किया हमने कि कृपया शांतता और संयम रखें। और आप अगर आप मुंबई में आना चाहते हैं पूरे देश से, तो आपकी व्यवस्था शिवसेना प्रमुख की अंतिम के लिए हमने हर तरफ सिसकती नम आंखों और सहम कर धड़कते दिलों में एक सवाल है जो बड़ी ही खामोशी से सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या सचमुच बाला साहब चले गए? मौत को तो हर बार बाला साहब मात देते आए थे। बीमारी उनके हौसलों के आगे हमेशा ही पस्त होती रही थी। कई बार बाला साहब अस्पताल में भर्ती हुए, लेकिन हर बार मुस्कुराते हुए लौट आए। बहुत जोर से उसमें पेन आ गया, दुख हो गया, होने लगा वो। तो मैंने कहा कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, मुझे खाना खाने के वक्त भी हो गया, खाना भी नहीं जा सकता था। 3 किलो तो मेरा वजन घट गया। ये होने से मैंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि भाई ये करना पड़ेगा इंडोस्कोपिंग। चलो इंडोस्कोपिंग करेंगे। लीलावती में हम गए। कितना देर लगेगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर बोले बस 2 मिनट। और वो शुरुआत जो हो गई, आधा घंटा तो मैं बेशुद्ध था। वो एनेस्थीसिया दिया नस में से, आधा घंटा मैं बेशुद्ध था। इस बार जब सेहत बिगड़ी तो सबको यकीन था कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन वक्त ने इस बार साथ नहीं दिया। दुआओं और दवाओं पर मौत का दाव भारी पड़ गया। वक्त की बिसात पर जिंदगी हार गई। हालांकि अटकलों और कयासबाजियों की दुनिया में इस दिन की आहट उस वक्त सुन ली गई थी जब शिवसेना के सबसे अहम मौके पर बाला साहब की मौजूदगी नहीं थी। इस साल 24 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में दशहरे की रैली में बाला साहब नहीं आए। अक्सर उन्हें इस रैली में आने में देर हो जाया करती थी, लेकिन वो आते जरूर थे। लेकिन इस बार उनका संदेश आया था। हे सगळं होत ना, आज मी साफ झालेलो आहे। इतकी इच्छा असून सुद्धा, आपल्या भेटीचे असं वाटून सुद्धा मी शारीरिक दृष्ट्या कोसळलोय। माझी इच्छा होती भाई तर यावं भेटावं, बोलावं, पण नाही, साफ झालं। बाला साहब नहीं आए। इस एक बात ने वहां मौजूद उनके हर चाहने वाले को बेचैन कर दिया, और उनके अगले ऐलान ने तो लोगों को झकझोर कर रख दिया। उद्धव, आदित्य, हे मी तुमच्या ते लागले असतील तर विसरून जा, पण मी लागलेली नाही। तुम्हीच त्यांचा स्वीकार केलेला आहात। हे सोनिया गांधींचं सारखं घराणं नाहीये, गांधी घराणं नाहीये। हे मी तुमच्यावरती लादलेलं नाहीये, आणि म्हणून मी सांगतो, सांभाळून घ्या। मला सांभाळलं, तुला सांभाळा, आदित्याला सांभाळा, आणि महाराष्ट्राचा उत्कर्ष करून द्या। असेच मी आपल्या चरणी नतमस्तक होऊन प्रार्थना करेन। इमानाला महत्व द्या, आम्हाला नाही, एवढंच म्हणेन। जय हिंद,
बाला साहेब की ये तेवर दुनिया ने पहली बार देखे थे, जिनमें दहाड़ की जगह अपील थी। जिस्म की यातना ने उन्हें याचना के लिए मजबूर कर दिया था। इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं एमएनएस के नेता रामदास कदम। कदम जी, आप सब लोग एमएनएस को तो शिवसेना का हिस्सा ही माना जाता है। ज्यादातर एमएनएस के लोग शिवसेना से निकल कर आए हैं। सबने बाला साहब के साथ बहुत नजदीकी से आप लोगों ने काम किया है। बाला साहब अब नहीं है, आप क्या देखते हैं कि इसका क्या असर होगा महाराष्ट्र की राजनीति में? हमारे साथ रामदास कदम है जो शिवसेना के नेता है और नेता विपक्ष रह चुके हैं। मैं उनके हाथ में फोन दे रहा हूँ, वो अभी इसके बारे में बात करेंगे। हेलो रामदास कदम जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी। रामदास जी, आप सब लोगों ने बहुत ही क्लोज, बहुत ही नजदीकी के साथ काम किया है बाला साहब ठाकरे के साथ। बहुत नजदीकी से आप लोगों ने देखा है उनको और उनकी राजनीति को। बाला साहब अब हमारे बीच में नहीं रहे, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति को। अब आप क्या देखते हैं, क्या असर होगा उनके नहीं होने का महाराष्ट्र में, खासकर शिवसेना और एमएनएस पर? पहली बात, आज 3:30 बजे शिवसेना प्रमुख बाला साहब जी ठाकरे की प्राण ज्योत बुझ गई है। सभी देश में दुख का अंधेरा छाया हुआ है। मैं पहली बात तो सभी शिवसैनिक को अपील करूंगा, मैं आह्वान करूंगा जी कि आप लोग कल सुबह 7 बजे शिवाजी पार्क के मैदान में शिवसेना प्रमुख बाला ठाकरे जी का अंतिम दर्शन करने के लिए आप लोग आइए, शांति से आइए, कहीं भी तोड़फोड़ नहीं होगा। इसके लिए डिसिप्लिन से, शांति से आप लोग सब लोग आइए। बाहर गांव से, महाराष्ट्र के बाहर से, गुजरात से, आजू बाजू के स्टेट से भी सभी लोग बाय रोड से अभी निकल गए हैं। तो किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, नहीं पहुंचना चाहिए, किसी का गाड़ी नहीं फोड़ना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी ढंग का शिवसैनिकों का बर्ताव होना चाहिए। ऐसा अपील, ऐसा आह्वान मैं एक शिवसैनिक का नेता करके मैं सभी शिवसैनिकों को मैं करता हूँ। अगर सुबह 7 बजे से शिवाजी पार्क मैदान में शिवसेना प्रमुख जी का देह अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, तो वहाँ पे डिसिप्लिन से, शिस्त से जी अंतिम दर्शन के लिए आप सभी आइए। जी कदम साहब, शुक्रिया कदम साहब, अपनी भावनाएं बताने के लिए अपील कर रहे हैं एमएनएस के नेता रामदास कदम तमाम लोगों से, तमाम बाला साहब के समर्थकों से कि सुबह 7 बजे से आए, शांति बनाए रखें, किसी भी तरह की कोई भी हिंसा को बढ़ावा ना दिया जाए और बाला साहब की अंतिम यात्रा में तमाम लोग शामिल हों, ऐसी अपील की शिवसेना ने भी और अब एमएनएस ने भी। इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर डॉक्टर जलील पारकर साहब जुड़ गए हैं, वो शख्स जिन्होंने आकर, जो औपचारिक तौर पर बाला साहब का इलाज कर रहे थे और जिन्होंने आकर बाहर ये घोषणा की कि बाला साहब ने आज 3:30 बजे अंतिम सांस ली। पारकर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या हुआ था उस टाइम पे? तकरीबन 3:30 बजे वो काडो रेस्टोरेंट अरेस्ट में चले गए थे। हमने कोशिश की उनको रिवाइव करने की, जो दवाइयां देनी रहती हैं कार्डियो रिससिटेशन के लिए वो सब दे दी थी, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए और उनकी अंतिम सांस 3:33 पर हो चुकी। जी, इस तरह की बातें भी थी पिछले कुछ दिनों से कि वो लगातार क्रिटिकल थे। बहुत सी कोशिशें आप डॉक्टर्स ने की, लगातार 3-4 दिनों से खबर भी तमाम तरह की मुंबई से आ रही थी। क्या दिक्कतें हो गई थी उनका, आप क्या बताना चाहेंगे? वो इस वक्त जरा एक मीटिंग में हूँ, उनके डेथ सर्टिफिकेट वगैरह बना रहे हैं, तो फिर मैं फिर आपसे बात करूंगा, इफ यू डोंट माइंड। जी शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर पारकर। डॉक्टर पारकर ने वही बात बताई दोबारा कि 3:30 बजे के आसपास, करीब 3:33 पे अंतिम सांस ली बाला साहब ने आज। जब उनको दिल का दौरा पड़ा, डॉक्टरों ने भरपूर कोशिश की उनको मदद करने की, लेकिन वो उनको मदद नहीं कर पाए, रिवाइव नहीं कर पाए। बाला साहब ने 3:33 पर आखिरी सांस ली। बाला साहब ठाकरे को लेकर लगातार सोशल नेटवर्किंग साइट, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, बहुत से संदेश तमाम लोग डाल रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं।
अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस बात को पुरजोर तरीके से कहा जा सकता है कि वो किसी भी सेक्टर का व्यक्ति क्यों ना हो, फिल्मों के, राजनीति के, कारोबारी, खिलाड़ी, सब लोग इस बात को मान रहे हैं, इस बात को जता रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे की मौत से जो नुकसान मुंबई को हुआ है, महाराष्ट्र को हुआ है, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। अमिताभ बच्चन से लेकर आनंद महिंद्रा, शोभा डे, लता मंगेशकर, खिलाड़ियों में अगर आप बात करें संजय मांजरेकर, तमाम लोग इस तरह की ट्वीट्स करके अपनी संवेदनाएं ठाकरे परिवार के लिए, बाला साहब की पार्थिव शरीर के लिए, बाला साहब के आत्मा के लिए कर रहे हैं कि उनको चैन से जगह मिले स्वर्ग में। तमाम हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर पहला तमगा अगर किसी को मिला इस दुनिया में तो वो बाला साहब ठाकरे थे, क्योंकि उन्होंने हिंदू सेंटिमेंट्स की बात की, मराठी सेंटिमेंट्स के बाद उन्होंने हिंदुओं को लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की। आज के दौर के एक और अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहलाते हैं नरेंद्र मोदी। मोदी साहब ने कैसे याद किया बाला साहब को, आइए जान लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से पूरा देश बाला साहब ठाकरे के दीर्घायुष्य के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहा था। बाला साहब ठाकरे एक योद्धा की तरह जीवन का जंग लड़ रहे थे, लेकिन आखिरकार हम सबको निराश होना पड़ा। हमें आज बाला साहब को खोना पड़ा है। बाला साहब का जाना जैसे एक युग की विदाई है। देश ने तो खोया ही है, मैंने व्यक्तिगत रूप से भी एक मार्गदर्शक खोया है, एक स्वजन खोए हैं। मैं बाला साहब को आदरपूर्वक अंजलि देता हूं। उनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे, ये प्रार्थना करता हूं। उन्होंने अपने विचारों को लेकर, अपनी विचारधारा को लेकर अपनी पूरी जिंदगी लगाई। महाराष्ट्र के अंदर उनकी सरकार रही और महाराष्ट्र की राजनीति में उनका एक अहम रोल था। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, हमें बहुत तकलीफ है, बहुत अफसोस है, और उनके तमाम परिवार के लिए, परिवार के तमाम मेंबर्स के लिए हमारी तमाम तर हमदर्दियां हैं और हम दुआ करते हैं कि खुदा उनको ताकत दे कि वो इस बड़ी मुश्किल से गुजर जाएं और बाला साहब के जाने की तकलीफ कम से कम वो बर्दाश्त करने के काबिल। श्री बाल ठाकरे जी के निधन से बहुत बड़ी क्षति हुई है। ये महाराष्ट्र के लिए झटका है, ये राष्ट्र के लिए झटका है, ये एनडीए के लिए झटका है, और बाल ठाकरे जी के निधन से एक युग का अंत हुआ है। वो जब तक जीवित रहे शेर की तरह जिए और भारतीय राजनीति पर उन्होंने एक बहुत मजबूत पकड़ बनाई। वो धारा के विपरीत भी तैरना जानते थे। भारतीय जनता पार्टी उनके निधन पर शोक व्यक्त करती। श्री बाल ठाकरे जी जैसे नेता एक युग में कभी कभी पैदा लेते हैं, उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। बाल ठाकरे जी के निधन से पूरे देश को गहरा आघात पहुंचा है। इस बीच मुंबई से तमाम तरह की खबरें भी आ रही है। लोगों ने श्रद्धा के चलते अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए बॉम्बे के बहुत से इलाकों के बाजारों में दुकानें बंद होनी भी शुरू हो गई। इस तरह की खबरें कुछ मुंबई के निवासियों ने ट्वीट कर लगातार ट्विटर पे डाली हैं। 86 वर्षीय बाला साहब ठाकरे ने आज दोपहर 3:30 बजे अंतिम सांस ली। वो बाला साहब ठाकरे जो हमेशा से लड़ते रहे, एक लड़ाके के तौर पर, एक शेर के तौर पर दुनिया उनको जानती रही। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। वो बाला साहब ठाकरे जो अपनी मौत से भी पिछले कई दिनों से लगातार लड़ रहे थे। यमराज को उन्होंने कई बार ठेंगा दिखाया, लेकिन आज दोपहर वो इस जंग में पराजित हुए।
बाला साहब ठाकरे अब हमारे बीच नहीं रहे। 86 वर्ष की उम्र में वो हम सबको छोड़कर अनंत में विलीन हो गए हैं। पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है। वो बाला साहब ठाकरे जिन्होंने पिछले 50 सालों में महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में आप कह सकते हैं कि एक छत्र साम्राज्य किया। बाला साहब ठाकरे ने अपने दम पर एक पूरी पार्टी खड़ी की, एक भावना जो शायद इसके पहले भारतीय राजनीति में नहीं देखी गई थी। मराठी सेंटिमेंट के नाम पर उन्होंने शिवसेना को न सिर्फ खड़ा किया बल्कि मजबूत किया और सत्ता तक पहुंचाया। बीजेपी के साथ शिवसेना का जो गठबंधन हुआ वो 1995 में सत्ता में आया। बाला साहब चाहते तो उस वक्त मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद मुख्यमंत्री न बनकर मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया। शांति की अपील लगातार की जा रही है, लगातार खबरें मुंबई से आ रही है। मुंबई अब महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में अब श्रद्धा स्वरूप श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत से इलाकों में दुकानें बाजार बंद कर दिए जा रहे हैं। इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। शिव सैनिकों से अपील की गई है कल वो शिवाजी स्टेडियम पर बड़ी तादाद में इकट्ठा हो, अंतिम यात्रा में शामिल हो। हम आपको बता दें, बाला साहब ठाकरे 86 वर्ष के थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में, अपनी राजनीतिक जिंदगी में जो कुछ करना चाहा, किया, पाया, हासिल किया और शायद इसीलिए उनका कद, उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि पिछले 4-5 दिनों से जब से उनकी तबीयत बिगड़ी, नाजुक हुई, हर तरह के लोग, हर इंडस्ट्री के लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे, चाहे वो कारोबारी जगत के हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस। आइए अब बयान आ रहा है पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल। 2 कीमती जाना गईयां और वो भी देखो सगे भरा दोनों। जो आजकल माहौल चल रहा है, मेरा ख्याल है कि ये तो बड़ा दुख है भी सगे भरा एक मां के पेट चो पैदा हुए, उन्होंने इस तरह चले जाना आप दी बहुत दुख। इकबाल सिंह दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुद्दे ते शीला दीक्षित ने कहा कि जिहड़ी पंजाब और इस वक्त एमएनएस के नेता गांवकर साहब मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मुंबई से। क्या कहना चाहेंगे? उनकी कमी जाहिर तौर पर कभी भरी नहीं जा सकती। आगे आप महाराष्ट्र की राजनीति को किस तरीके से देख पाते हैं? नहीं, देखिए साहब कि बाला साहब ठाकरे हमारे रिश्ते के राजा थे। हमारे विठल चले गए और अभी महाराष्ट्र पूरा अनाथ हो गया, हम लोग अनाथ हो गए। महाराष्ट्र की बड़ी हानि हो गई, यानी कभी भर के नहीं निकल सकती है। बस और क्या कह सकता हूँ मैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए गांवकर साहब। एमएनएस के नेता। एमएनएस 5 साल पहले एक पार्टी बनी, 6 साल पहले 2006 में, जब बाला साहब के भतीजे राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ी। जो राज ठाकरे अपने आप को बाला साहब का राजनीतिक उत्तराधिकारी समझ रहे थे, लेकिन बाला साहब ने अपने बेटे उद्धव को कमान सौंपी अपने बाद पार्टी को संभालने की। लेकिन राज और उद्धव के बीच बातें नहीं बनी और राज ने एमएनएस एक अलग पार्टी बनाई। धर्माची व्याख्या बदलली, धर्म कुठे आहे तो आम्हाला माहित नाही। बाल केशव ठाकरे एक कार्टूनिस्ट जिसने वक्त के कैनवस पर अपने ब्रश से जो आड़ी तिरछी लकीरें खींची, उन्होंने भारतीय राजनीति, खासतौर पर महाराष्ट्र की राजनीति को नया रंग दे दिया। और वो रंग था धर्म का, वो रंग था उस ताकत का जिसने महाराष्ट्र की सियासत को ठाकरे परिवार की जागीर बना दिया। धर्माची व्याख्या बदलली, धर्म कुठे आहे तो आम्हाला माहित नाही। आणि मग बाल ठाकरे के तेवरों ने उन्हें मराठी राजनीति के टाइगर का रुतबा दिया। बाल ठाकरे को बाला साहेब ठाकरे बना दिया। ये रुतबा, ये जलवा उन कोशिशों का नतीजा था जिनकी शुरुआत 20 के दशक में पुणे की गलियों से हुई थी। तारीख 23 जनवरी 1926, स्थान पुणे। बाल केशव ठाकरे
यही नाम रखा था पिता केशव सीताराम ठाकरे ने अपने बेटे का। खुद फिल्म कंपनी में काम करते थे, लेकिन सामाजिक रूप से जाति व्यवस्था के खिलाफ अलख जगाने का काम भी करते थे। एक दिन बाल ठाकरे ने अंग्रेज कार्टूनिस्ट डेविड लो को कार्टून बनाते देखा तो खुद भी कार्टूनिस्ट बनने का फैसला कर लिया। कमाल तो तब हुआ जब आने वाले वक्त में बाल ठाकरे के कार्टून डेविड लो के साथ एक ही मैगजीन में छपे। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही कार्टूनिस्ट बनने के सपनों को पंख लग गए और बाल ठाकरे ने पहले नवयुग, बाद में फ्री प्रेस जर्नल में बतौर कार्टूनिस्ट काम करना शुरू कर दिया। इकहरे बदन के ठाकरे हौसलों को लेकर हमेशा ऊंची उड़ान भरते थे। बहुत जल्दी नौकरी से ऊब गए और अपने भाई श्रीकांत ठाकरे के साथ 13 अगस्त 1960 को मार्मिक नाम से खुद की पत्रिका निकालने लगे। इतना वो पहले ही बने थे, लेकिन बाद में उनके ख्याल में आया कि एस्टेब्लिशमेंट्स जो है उनमें कोई किसी के दोस्त रहते हैं, कोई किसी के क्या रहता है वैसे रहता है। तो उनके जो मैनेजर थे या उनके संपादक थे वो कहने लगे कि इस पर कार्टून मत बनाओ, वो क्या नाम, वो एक मीनू मसानी, उन पर मत बनाओ, एसके पाटिल पर मत बनाओ, फलाने पर मत बनाओ। तो फिर छोड़ दिया। इसी वजह से 2 बार उन्होंने फ्री प्रेस छोड़ा था। ये दौर संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट का था। मराठी बोलने वालों के अलग राज्य की मांग तेजी से सिर उठा रही थी। बाल ठाकरे के कार्टून्स के साथ मराठी मानुष के जज्बात जुड़ते गए और बाल ठाकरे लोगों के दिलों में जगह बनाते गए। जैसे जैसे उन्होंने अपने पेन एंड ब्रश दोनों का इस्तेमाल करना शुरू किया उससे, तो मार्मिक के ऑफिस में भीड़ बढ़ने लगी और उनके पिताजी, जो मशहूर सबको नाम उनका मालूम है, प्रबोधनकार ठाकरे ऐसे नाम से वो जाने जाते हैं, प्रबोधनकार ठाकरे जी ने उनको पूछा कि बाल, अपने बेटे से बात कर रहे थे वो, कि बाल ये इतनी भीड़ हो रही है, ये भीड़ का आप क्या करेंगे? उनकी कुछ यूनियन, तो बाला साहब ने जवाब दिया कि क्या करना है? तो उन्होंने बोला अरे जल्दी से जल्द उनकी यूनियन कुछ करना चाहिए, इतने आदमी आ रहे हैं, तरस रहे हैं अपने हकों के लिए। तो नाम भी प्रबोधनकार ठाकरे ने दिया, शिवसेना। लोगों का साथ मिला तो बाल ठाकरे की उम्मीदों को भी पर लगे और उन्होंने अपने कार्टून्स में शासित वर्ग के कम्युनिस्ट और सोशल लीडर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और यही वो मुद्दा था जिसने बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं को ठाकरे से जोड़ दिया। और मार्मिक के जरिए ये अपील लोगों तक पहुंचने लगी कि जो मराठी बोलने वाले हैं वो उनसे जुड़ जाएं। 19 जून 1966, शिवाजी पार्क, मुंबई। 20,000 से ज्यादा लोग ठाकरे से जुड़ने के लिए मुंबई के शिवाजी पार्क में जमा हो गए। पिता केशव सीताराम ठाकरे उर्फ प्रबोधनकार ठाकरे ने इस जनसैलाब को एक बैनर के नीचे ला खड़ा किया और इनके मकसद को एक नाम दे दिया, शिवसेना। खुद बाला साहब ने जो पहला उनका दसरा रैली हुआ, जो हर साल लास्ट 45 ईयर्स शिवाजी पार्क पर होता है, विजयादशमी के दिन दशहरा रैली उसको बोलते हैं, वो वही रैली में क्लियर किया था कि हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, वी विल फाइट फॉर द इश्यूज ऑफ कॉमन मैन। इसीलिए उन्होंने उस मीटिंग में बोला था कि 80% सोशल वर्क एंड 20% पॉलिटिक्स। कुछ ही महीनों के बाद दशहरे के दिन शिवसेना ने शिवाजी पार्क में पहली विशाल रैली की। इस रैली ने महाराष्ट्र की राजनीति में नए तूफान का संदेश दे दिया। मराठी अधिकारों की आवाज के साथ शिवसेना ने अपना परचम लहराना शुरू कर दिया। मराठी के ऊपर ही हमने शुरुआत की शिवसेना की, और हम मराठी कभी बोल नहीं सकते। शिवसेना के निशाने पर गैर मराठी लोग आने लगे, जिनमें सबसे ज्यादा परेशानी हुई दक्षिण भारतीय लोगों को। हालांकि बाल ठाकरे ने इस बात से हमेशा इनकार किया। शिवसैनिकों ने उन्होंने वो नारा दिया, मैंने बंद कर दिया। वो 80% समाज सेवा और 20% राजनीति के नारे के साथ शुरू हुई शिवसेना पूरी तरह राजनीति के रंग में रंगने लगी। सोशल वर्क क्या होता है? मोर्चा निकालना। मोर्चा निकलने के बाद पुलिस आपको रोक देंगे, उधर बैठना पड़ेगा, अंदर जाके मंत्रीगण से मिलेंगे आप। आश्वासन तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं।
मगर बाहर जो लोग जम गए हैं उसको सर क्या कहूं, मोर्चा मोर्चा मोर्चा, कोई न्याय मिलता नहीं, कोई नहीं, कुछ पूछने वाले मंत्री तो ध्यान नहीं देते। जगह जगह गैर मराठी लोगों के खिलाफ हिंसा और प्रदर्शन होने लगे। इससे बाल ठाकरे मराठी जनता के सिरमौर होते चले गए। आम आदमी के जो इश्यूज थे, पानी के हो या नौकरी के हो, बेसिकली नौकरी के थे, बेसिकली घर के थे, वो सब में उन्होंने कैच किए इश्यूज। और आपको तो मालूम है कि हम लास्ट 5 डिकेड से वी आर सीइंग दैट लोगों की मन की जो तार है वो छेड़ने में वो कितने काबिल है। सामने वाली भीड़ कितनी भी हो, उनके मन में क्या है वो बाला साहब 1 मिनट में जानते थे। 1968 में शिवसेना ने मुंबई के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के मैदान में उतरने का फैसला किया। बाल ठाकरे ने प्रजा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। प्रजा समाजवादी पार्टी के ज्यादातर लीडर्स वही थे जो कभी बाल ठाकरे के कार्टून्स में नजर आते थे। पहले ही चुनाव में ठाकरे की शिवसेना ने 42 सीटों पर अपना परचम लहरा दिया। शिवसेना धीरे धीरे मराठी मानुष के मुद्दे पर एक विचारधारा बनती चली गई और यही वो वक्त था जब ठाकरे ने अपनी विचारधारा को शब्दों का जामा पहनाकर घर घर पहुंचाना शुरू कर दिया। शिवसेना का मुखपत्र सामना लॉन्च हुआ। धर्माची व्याख्या बदलली, धर्म कुठे आम्हाला माहित नाही। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के एक और बड़े नेता। दोनों लोग, बाला साहब ठाकरे और शरद पवार की राजनीति बिल्कुल उत्तर दक्षिण की राजनीति रही। दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी रहे, लेकिन निजी तौर पर ये सब जानते हैं कि दोनों की दोस्ती भी बिल्कुल हमेशा की तरह मजबूत रही, कायम रही। ये आप सीधी तस्वीरें इस वक्त मातोश्री के बाहर की देख पा रहे हैं। मातोश्री के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। मुंबई में कई इलाकों में पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त पुलिस फोर्सेस लगाई जा रही हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, संजय राउत इसमें नजर आ रहे हैं। आपने सुना, ज्यादातर लोग जो आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बाला साहब को याद कर रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि वो एक शेर की तरह थे, शेर की तरह रहे और शेर की तरह पूरी उम्र लड़ते रहे। कभी उन्होंने हार नहीं मानी और शायद यही बात थी, उनकी यही छवि थी कि उनकी इस अंतिम वक्त में लगभग हर तबके के लोगों ने आकर उनका हालचाल जाना, उनको नमन किया और आज सब उनको भरे मन से विदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सोनिया गांधी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सभी ने श्रद्धांजलि दी है। लालकृष्ण आडवाणी, नितिन गडकरी, सीपीएम के नेता प्रकाश सिंह बादल, पंजाब के मुख्यमंत्री, अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जितने भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, सबने बाला साहब को आज याद किया है।